आज का टॉपिक है हमारा हु आर फूड इनसिक्योर। इस टॉपिक का मतलब है कि आखिर वो कौन है जिसको कि फूड नहीं मिल पा रहा है। हु आर फूड इनसिक्योर का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है कि आखिर हमारे भारत में वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कि फूड सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कि उनके पास फूड अवेलेबल भी नहीं है, एक्सेस भी नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए जवाब देने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर्स फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। हमारे भारत में आज भी ऐसे बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। हमारे भारत में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने के लिए ना 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब है। ऐसे भी हमारे भारत में बहुत लोग हैं, है ना। हम लोग कहते हैं कि भारत हमारा देश डेवलप कर रहा है, बिल्कुल डेवलप कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आज भी हमारे भारत में से बहुत से लोग हैं जिनको 2 वक्त का रोटी ना ढंग से नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि 24 घंटे में वो 2 वक्त भी भर पेट खाना नहीं खा पा रहा है। मान लीजिए खाना यदि खा भी रहा है तो फिर कम खा रहा है, बेचारे के पास होगा ही नहीं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल विथ लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा समस्या यदि भूख का है, किसी के पास अनाज का किसी के पास है, तो उसके पास है जो कि लैंडलेस है, जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है, या फिर ज़मीन है भी तो बहुत कम है। तो अब ज़रा सोचिए, मान लीजिए कि एक परिवार है, उस परिवार में 10 लोग रहते हैं और उनके पास मुश्किल से मुश्किल 1 बीघा ज़मीन है बस, मान लीजिए। तो 1 बीघे ज़मीन पे आप खेती करके 10 लोगों को क्या साल भर आप खिला देंगे? नहीं खिला पाएंगे, संभव ही नहीं है ना, संभव ही नहीं है। इसीलिए हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो भोजन का समस्या किसी को है तो वो लैंडलेस लोगों को है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, और यदि ज़मीन है भी तो बहुत कम है, तो उनको भोजन का समस्या बहुत ही ज़्यादा है। आगे, इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज whose working members are generally employed in ill paid occupations and casual labor market। देखो यदि बात करें गाँवों में, कि गाँवों में सबसे ज़्यादा समस्या किसको झेलना पड़ता है, तो हमारे होगा लैंडलेस लोग। लेकिन यदि बात करें अर्बन एरिया के बारे में, शहर में, तो बोला जाएगा कि शहर में सबसे ज़्यादा समस्या भोजन का किसको होता है, तो शहर में सबसे ज़्यादा समस्या भोजन का उसको होता है जो कि इल पेड ऑक्यूपेशन में। इल पेड ऑक्यूपेशन का मतलब होता है वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसको टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं मिल रहा है। उसका मालिक बोल रहा है कि चलो 10 दिन के बाद देंगे, 15 दिन के बाद देंगे। अरे भाई, आप 10 दिन के बाद पेमेंट दोगे, 10-15 दिन के बाद पेमेंट दोगे, तो क्या 10 दिन वो आदमी भूखा रहेगा? नहीं। तो इल पेड ऑक्यूपेशन का मतलब वही है जिसमें कि आदमी काम तो कर रहा है लेकिन उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। और दूसरा है हमारा कैजुअल लेबर मार्केट। कैजुअल लेबर मार्केट का मतलब हो गया कि आज काम है, 10 दिन काम नहीं है, फिर उस खाली बैठ जाओ 10 दिन, फिर 20 दिन काम है, फिर 30 दिन अगले दिन काम नहीं है, है ना। इस प्रकार के कामों को हम लोग कहते हैं कैजुअल लेबर मार्केट। तो शहरों में खास करके उनके पास ज़्यादा समस्या भोजन का है जो कि इन प्रकार के कामों में लगे हुए हैं। ठीक है। आगे, इनएबिलिटी टू बाय फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। अब देखो, आदमी भोजन कब नहीं खरीद पाएगा? तब नहीं खरीद पाएगा जब उनके पास पैसा ही ना हो। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि आदमी के पास पैसा है और वो जानबूझ के भोजन नहीं खरीद रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होगा भाई। पेट है, भूख तो लगेगा ही आदमी को। पानी पी के आदमी कितना दिन जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आदमी भोजन को खरीदने में असक्षम है तो ये भी हमारा एक फूड इनसिक्योरिटी को ही दर्शाता है। ठीक है, यानी कि आदमी के पास भोजन खरीदने के पैसा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। A large proportion of pregnant mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population। देखो, हमारे भारत में ना बहुत बड़े पैमाने पे जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, प्रेगनेंसी के वक्त ना, यानी कि जब बच्चे अपने माँ के कोख में 9 महीने रहते हैं, उस समय पे मदर को फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब कि फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और उस केस में बेबी का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहा होता है। और मान लीजिए यदि उसी समय पे मदर को भोजन अच्छा से ना मिले तो जो बच्चा हमारा पैदा होकर आएगा 9 महीने के बाद, ऑब्वियस ये बात है वो बच्चा बहुत ही कमज़ोर होगा, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी माँ प्रेग्नेंट होती हैं, कोई भी लेडी जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको ना उस 9 महीने में बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे भोजन खिलाए जाते हैं। क्यों खिलाए जाते हैं? क्योंकि उस समय पे उनको अपना पेट तो पालना ही है, साथ ही साथ जो बच्चे उनके कोख में पल रहे हैं उनके भोजन के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। ठीक है, तभी जाकर बच्चा एक हेल्दी निकल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि भारत जैसे देश में आज भी प्रेग्नेंट मदर
और वो बच्चे जो कि 5 साल से नीचे के हैं उनको भोजन की समस्या बहुत ही ज़्यादा भारत में है। ठीक है, मतलब कि उनको ना बेसिकली उनके पास फूड सिक्योरिटी ही नहीं है, उनके पास फूड अवेलेबल ही नहीं। ठीक है, आगे उसके बाद द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। यानी कि ये इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि फूड सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ही कम है। ठीक है, आगे फिर हंगर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। हंगर, यहाँ हंगर का मतलब क्या होता है? भूख, है ना। और भूख आदमी को लगा हुआ है, मान लीजिए, उसके बावजूद भी यदि वो फूड को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो भी फूड इनसिक्योरिटी को दर्शा रहा है। नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है उसके पास अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है ना, तो वो खरीद भी नहीं पाएगा। तो ये भी हमारा एक फूड इनसिक्योरिटी का एग्जाम्पल हो गया हंगर। हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। अब हंगर को यहाँ पे हम लोगों ने दो अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया है। पहला कैटेगरी हमारा हंगर में क्रॉनिक हंगर और दूसरा हमारा है सीजनल हंगर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, क्रॉनिक हंगर का मतलब है, क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएडिक्वेट डाइट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्रॉनिक हंगर का मतलब है यदि आप सही मात्रा में भोजन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो अच्छे क्वालिटी का और अच्छे क्वांटिटी में, तो वो हमारा कहलाएगा क्रॉनिक हंगर। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमको ना भूख लगा हुआ है और हमको चाहिए मान लीजिए 10 रोटी, 10 रोटी हमको मिल नहीं पा रहा है, यानी कि क्वांटिटी क्या हो गया? कम हो गया। और वो जो 10 रोटी मिल रहा है ना, उसका क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, 2 दिन पुराना रोटी है। इट मीन्स ये हमारा हो गया क्रॉनिक हंगर। तो क्रॉनिक हंगर का सीधा सा मतलब है इंसान को जब डाइट इनएडिक्वेट मिले, यानी कि सही मात्रा में ना मिले, और जो मात्रा में मिल भी रहा है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है? खराब है, तो फिर वो हम उसको कहेंगे क्रॉनिक हंगर। अब पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम। अब देखो, आदमी क्या करता है ना, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास पहला बात तो खाने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं कि डेली वो खाना बना सके। तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि रात का खाना बचा हुआ है या फिर एक दिन पुराना खाना बचा हुआ है, तो उसको वो वेस्ट नहीं करते हैं, उसी को गर्म करके या फिर उन्हीं को दोबारा फ्राई करके खा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रॉनिक हंगर का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे सीजनल हंगर क्या होता है? देखो, सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सीजनल हंगर का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि फूड लगाना, यानी कि खेतों में अनाज का लगाना, अनाज लगाने से लेकर अनाज को काटने तक कितना लंबा पीरियड होता है, इसी को हम लोग कहते हैं सीजनल हंगर। और सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी आदमी के पास ना जमीन तो है लेकिन उसके घर में अनाज खाने के लिए है ही नहीं। अब वो क्या करेगा? अनाज लगाएगा, उसको पकने देगा, फिर हार्वेस्ट करेगा, थ्रेसिंग करेगा, उसके बाद फिर खाएगा। तो कितना लंबा समय उनको गैप करना पड़ा, रुकना पड़ा। ऑब्वियस ही बात है, इस गैप में वो भूखे तो नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं मांग चांग के वो काम तो चला लेंगे, लेकिन उनको भूखा तो रहना पड़ा ना। इसी को हम लोग कहेंगे सीजनल हंगर। तो सीजनल हंगर का सिंपल सा मतलब है कि भोजन, यानी कि खेतों में अनाज को लगाने से लेकर अनाज को काटने तक टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं सीजनल हंगर। आगे, द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज डिक्लाइन इन इंडिया। लेकिन कुछ सालों के अंदर हमारे भारत में ऐसा देखा गया है कि चाहे वो क्रॉनिक हंगर हो या फिर सीजनल हंगर हो, इसमें थोड़ा बहुत गिरावट आया है, यानी कि हमारा भारत थोड़ा सा इंप्रूव तो किया है। ठीक है, इसके बाद इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस। देखो, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ ना, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम लोगों को अनाज के लिए खास करके किसी दूसरे कंट्री पर निर्भर नहीं होना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय पे हम लोग अपने कंट्री में अनाज पूरा करने के लिए लोगों को बाहर से भी अनाज मंगवाते थे। ये हकीकत है, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग हमेशा एग्रीकल्चर में आगे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे हमारा एग्रीकल्चर भी इंप्रूव नहीं हुआ। इसका मतलब हो गया कि भारत में पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रहा था लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। तो इसके लिए हम लोगों ने बाकी दूसरे कंट्री से अनाज मंगाना शुरू कर लिया। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हम लोग अंग्रेजों से छुटकारा पा चुके थे, हमारे ऊपर कोई रूल करने वाला था नहीं, यानी कि हम लोग पूरा का पूरा फ्री थे, किसी को टैक्स देना नहीं था, किसी के दबाव में रहना नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि फूड के मामले में खास करके तो इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं होगा, यानी कि फूड के मामले में इंडिया किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, बल्कि हम दूसरे को अनाज प्रोवाइड करेंगे।
और उसी समय से हमारे भारत में, उसी के लगभग 10-12 साल के बाद हमारे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, जिसमें कि HYB सीड्स, थ्रेसर, जनरेटर, इन सभी का इस्तेमाल किया गया। तो उस समय से हमारा भारत थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। और हाँ, आज रिजल्ट ये है कि आज हम लोग इंडिया से लगभग अलग अलग कंट्री को अनाज प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटेजी इन एग्रीकल्चर विच रिजल्टेड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। वही बात जो हमने कहा आपको, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके लगभग जस्ट 10-12 साल के बाद, हाँ लगभग अप्रॉक्स 10-12 साल के बाद आप मान लीजिए, उस समय हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लाया ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली वही है, HYB सीड्स का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर का, केमिकल का, जनरेटर का, थ्रेसर का, इन सभी का इस्तेमाल करना। हाँ, यानी कि कम जमीन पे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन हो जाए, इसीलिए हम लोग उसको ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखाया, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली ना व्हीट और राइस के लिए लाया गया था, यानी कि गेहूं और चावल के लिए। और यही दो वो चीज़ तो है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या तो लोग रोटी खाते हैं या तो लोग चावल खाते हैं, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ बीन अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, वेयर फूड ग्रेन प्रोडक्शन रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 78.9 मिलियन टन्स इन 2012-13। यानी कि हमारे भारत में 2012-13 का डाटा देखा गया तो उत्तर प्रदेश और पंजाब ये ऐसे दो स्टेट निकले जहां पे अनाज सबसे ज़्यादा हो रहा है। यानी कि पंजाब और उत्तर प्रदेश हमारे इंडिया के 2012-13 में ऐसा दो स्टेट सामने आया जिसमें कि अनाज का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है लगभग दोनों में मिला के, एक ऑन एन एवरेज 78.9 मिलियन टन। ये बहुत बड़ा संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन उत्तराखंड, झारखंड, असम एंड तमिलनाडु हैज़ ड्रॉप्ड। लेकिन कुछ सालों के अंदर ये देखा गया है इंडिया में कि उत्तराखंड, झारखंड, असम और तमिलनाडु इन जगहों पर फूड प्रोडक्शन जो है ना बढ़ने के बजाय थोड़ा सा और घट गया है। इसके पीछे देखो रीजन भी है। क्या रीजन है बताते हैं आपको। उत्तराखंड आपको मालूम है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है तो उतना वहाँ पे अनाज हो नहीं सकता, पहला बात। दूसरा बात, झारखंड भी एक तरीके से ना जंगली इलाका है, पूरा जंगली इलाका नहीं कह सकते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे ना पहाड़ी इलाका है झारखंड में, पहला बात। दूसरा बात, वो थोड़ा सा जंगल वाला इलाका ज़्यादा है झारखंड, है ना, तो वहाँ पे खेती नहीं हो सकता। दूसरा बात, असम भी हमारा थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे असम में ना चावल दाल कम होता है, वहाँ पे चाय का खेती ज़्यादा होता है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका पे चाय का खेती अच्छा होता है क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम रहता है वहाँ पे। उसके बाद तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु हमारा सबसे साउथ में पड़ जाओ, तमिलनाडु, वहाँ पे रीजन ये है ना होने के पीछे रीजन ये है, बगल में समुद्र है, यानी कि वहाँ का लैंड जो है ना अधिकतर समय पे उसमें ना नमक का मात्रा ज़्यादा रहता है। देखिए क्योंकि बगल में समुद्र है और समुद्र का पानी कैसा, नमकीन पानी, और आदमी वही पानी जाके किस में देगा, खेत में देगा, तो वैसी बात है खेत का प्रोडक्शन तो गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा, ठीक है। चलो, तो इन कारण के वजह से उत्तराखंड, झारखंड, असम और तमिलनाडु में प्रोडक्शन धीरे धीरे हमारा गड़बड़ा गया है। कोई दिक्कत है इसमें। चले, तो ये वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो टॉपिक का नाम था हमारा बेसिकली हु आर फूड इनसिक्योर, यानी कि फूड का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको है मालूम चल गया। गाँवों में फूड का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उसको है जो कि लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है। और शहरों में फूड का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उनके पास है जो कि वैसे काम में लगे हुए हैं जिनको रेगुलर पेमेंट नहीं मिल रहा है, और रेगुलर उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो वो रेगुलर भोजन को खरीद के खा भी नहीं पा रहे हैं, है ना। और कैजुअल लेबर मार्केट, यानी कि बेसिकली वो लोग जिसको कि 10 दिन काम है फिर अगले 10 दिन काम नहीं है, तो वो अगले 10 दिन फिर वो क्या खाएगा, है ना। तो वैसे लोगों को बेसिकली थोड़ा सा फूड का प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्लास में कवर करेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।